नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय की बात करने वाले हैं, ताना भगत आंदोलन। अब देखिए, ये सिर्फ किसी विद्रोह की कहानी नहीं है। ये तो एक ऐसे आंदोलन की कहानी है जिसकी जड़ें थीं सामाजिक सुधार में, लेकिन जो धीरे धीरे हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम हिस्सा बन गया। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल क्या है? यही कि भाई एक आंदोलन जो अपने ही समाज को सुधारने पर लगा था, वो अचानक देश की आजादी की लड़ाई का इतना जरूरी हिस्सा कैसे बन गया? कमाल की बात है ना? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? शुरुआत करेंगे उस असंतोष की चिंगारी से, फिर जानेंगे कि ये ताना भगत आखिर थे कौन। इसके बाद देखेंगे कि कैसे इस आंदोलन ने गांधीवादी मोड़ लिया, और आखिर में इसकी विरासत और महत्व पर भी एक नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, कोई भी बड़ा आंदोलन यूं ही नहीं खड़ा हो जाता। उसकी जड़ें हमेशा गहरे असंतोष में होती हैं, और ताना भगत आंदोलन के लिए ये असंतोष छोटा नागपुर के आदिवासी इलाकों में काफी समय से सुलग रहा था। जरा उस माहौल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। छोटा नागपुर की उरांव जनजाति, एक तरफ जमींदार थे जो मनमाना लगान वसूल रहे थे, दूसरी तरफ महाजन थे जो कर्ज के जाल में फंसाए जा रहे थे, और इन सब के ऊपर था अंग्रेजी प्रशासन जो उनकी जिंदगी के हर पहलू पर, यहाँ तक कि उनके सदियों पुराने रीति रिवाजों में भी दखल दे रहा था। मतलब चारों तरफ से जुल्म का एक ऐसा बोझ था जो अब सहा नहीं जा रहा था, और बस यहीं से विद्रोह की जमीन तैयार हुई। तो इसी दमन वाले माहौल से एक नया आंदोलन निकलकर सामने आया। अब सवाल ये है कि आखिर ये ताना भगत थे कौन और इनका मकसद क्या था? साल था 1914 और लीडर थे जतरा उरांव। इनके नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सिर्फ कोई राजनीतिक विद्रोह नहीं था। नहीं, ये तो उरांव जनजाति के लिए अपने समाज को अंदर से साफ करने, अपनी पहचान वापस पाने और अपनी किस्मत अपने हाथ में लेने का एक तरीका था। कह सकते हैं कि ये एक सुधार था जो भीतर से शुरू हुआ। ताना भक्तों की पहचान ही उनकी जीवन शैली से होती थी। एकदम सादा जीवन। वो सादगी के प्रतीक थे, सिर्फ सफेद कपड़े पहनते थे। अहिंसा और सच ये उनके मूल सिद्धांत थे। उन्होंने शराब और मांस को पूरी तरह से छोड़ दिया था। मतलब ये एक बहुत ही अनुशासित और संगठित आंदोलन था। उनके जो लक्ष्य थे ना, वो दो तरफा थे, लेकिन आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए थे। एक तरफ वो अपने समाज को अंदर से सुधारना चाहते थे, शराब, मांस, अंधविश्वास जैसी चीजों से छुटकारा पाना चाहते थे। लेकिन साथ ही वो ये भी अच्छी तरह समझते थे कि असली आज़ादी तो तभी मिलेगी जब बाहरी ताकतों से मुक्ति मिले, यानी ब्रिटिश शासन और जुल्मी जमींदारों से। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा और जरूरी मोड़ आता है। जो आंदोलन एक स्थानीय आदिवासी आंदोलन के तौर पर शुरू हुआ था, वो अब भारत की आज़ादी की बड़ी लड़ाई में शामिल होने वाला था। ये सफ़र देखिए कितना कमाल का था। 1914 में एक सामाजिक धार्मिक सुधार की तरह शुरू हुआ। 1917 आते आते ये राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने लगा, और फिर 1920 तक तो ये बाकायदा महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गए। मतलब एक लोकल संघर्ष से नेशनल स्ट्रगल तक का पूरा सफ़र। और ये सिर्फ कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं था, नहीं, ये तो असल में मूल्यों का मिलन था। ताना भक्तों ने गांधी जी के सिद्धांतों को पूरे दिल से अपनाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि गांधी जी की अहिंसा और सादगी की बातें उनके अपने विश्वासों से बिल्कुल मेल खाती थीं। तो खादी पहनना, गानी टोपी लगाना, विदेशी चीजों का बहिष्कार करना, ये सब उनके लिए बहुत नेचुरल था। अपने लोकल संघर्ष को नेशनल लेवल पर ले जाने का ये एक स्वाभाविक तरीका बन गया। तो फिर इतिहास की किताबों में इस आंदोलन की जगह क्या है? ये अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गया, और आज के समय में इसका क्या महत्व है? इसका महत्व कई लेवल्स पर है। एक तो ये बिहार झारखंड क्षेत्र का एक बहुत बड़ा आदिवासी आंदोलन था। दूसरा, इसने आदिवासी समाज के अंदर सामाजिक सुधार और जागरूकता की एक लहर पैदा की। लेकिन शायद इसकी सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि इसने भारत के सबसे हाशिए पर समझे जाने वाले समुदायों में से एक को देश की आज़ादी की लड़ाई के बिल्कुल सेंटर में ला खड़ा किया। तो चलिए फटाफट मुख्य बातों को एक बार फिर से देख लेते हैं। साल था 1914, इलाका था छोटा नागपुर, जनजाति थी ओरांव और लीडर थे जतरा ओरांव। आंदोलन का नेचर धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों, और 1920 में ये असहयोग आंदोलन से जुड़ गया। बस यही कुछ बातें हैं जो इस पूरी कहानी को बयां करती हैं।
तो ये सब हमें आज के लिए एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के जो सोशल मूवमेंट्स हैं वो ताना भक्तों से क्या सीख सकते हैं? वो इस बात को कैसे समझ सकते हैं कि समाज का अंदरूनी बदलाव और बाहरी राजनीतिक लड़ाई ये दोनों असल में एक दूसरे से कितनी जुड़ी हुई हैं? ताना भक्तों की विरासत हमें यही याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी क्रांति की शुरुआत अपने अंदर से होती है।